नमस्कार, मैं अरुण छाजेद। आज हम जीएसटीआर 3B के रिगार्ड में बात करते हैं। पहला, क्या क्या जीएसटीआर 3B में चेंजेस हुआ है। सेकंड, ऑटो पॉपुलेटेड क्या डेटा आ रहा है, उसका क्या सोर्स है। उसके बाद में हम बात करेंगे एलिजिबल आईटीसी के रिगार्ड में थोड़ा डिटेल में कि एलिजिबल आईटी में जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उसमें 10% का जो 36(4) का रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसमें चेंजेस करने पर क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला कि एक जो डीम्ड एक्सपोर्ट है, जो डीम्ड एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, वी ऑल नो दैट विच इज रिपोर्टेड इन द जीएसटीआर1 अंडर टेबल 6C, तो उसको 3B में कहां पे रिपोर्ट करना है। इज विल इट बी रिपोर्टेड अंडर 3.1.A और विल इट बी रिपोर्टेड इन 3.1.B। सेकेंड क्वेश्चन, अब जो हमारा बेस डॉक्यूमेंट होगा वो 2A होना चाहिए या 2B होना चाहिए। वी ऑल नो दैट 3B currently taking the data from GSTR 2B, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, किसके ऊपर 10% अप्लाई करना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट इररिलेवेंट है और 2B की क्या लीगल बैकिंग है। इन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में इस वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि 3B में क्या चेंजेस हुए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आईटीसी के रिगार्ड में 10% के रूल के रिगार्ड में हम बात कर लेते हैं। सो गोइंग बैक टू द पोर्टल, रिटर्न डैशबोर्ड, वहां पे मैंने पीरियड सेलेक्ट किया नवंबर, और यहां पे मैंने देखा जीएसटीआर1 फाइल है, दैट्स इट। जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं फाइल देख लेता हूं ताकि मैं जो जीएसटीआर 3B की जो आउटवर्ड सप्लाई वाली डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट हो रही है, कैसे हो रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एक बात और यहां पे ध्यान रखना कि अगर आपका जीएसटीआर1 का फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है एज ऑफ नाउ, तो 3B में जो पहला स्क्रीन आएगा वो स्क्रीन इस तरह की नहीं होगी, वो क्वेश्चनियर फॉर्म में होगी। याद है वो क्वेश्चन कहीं पूछा जाता था कि नील रिटर्न है, उसके बाद 3.1 में इंफॉर्मेशन है, 2 में है, टेबल 4 में है, 5 में है, 6 में, यस नो हमें करना होता था। सेम स्क्रीन अपीयर होगी, लेकिन अगर मेरा जीएसटीआर1 मंथली है तो मेरी स्क्रीन चेंज हो गई है। पहला चेंजेस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं जाता हूं, मैंने नो पे फाइल किया, मतलब मैं मंथली रिटर्न मतलब नील रिटर्न नहीं है। अब जैसे ही मैंने फाइल किया, एक हमारे पास में एक समरी अपलोड हो गई, अपीयर हो गई। क्या है अपीयर, ये कहता है जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1.A B C एंड E, यहां पे D को इंक्लूड नहीं किया गया है, एंड 3.2, ये सारी टेबल किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की डिटेल मांगती है, आउटवर्ड सप्लाई। तो उन्होंने कहा कि ऑटो पॉपुलेट हो रही है बेस्ड ऑन द जीएसटीआर1 विच इज फाइल्ड एंड हैविंग द स्टेटस एज यस। अगर ये जीएसटीआर1 फाइल नहीं होता तो ये रेड कलर में इंफॉर्मेशन आती और यहां पे नॉट फाइल्ड अपीयर होता। अब हम बात करते हैं 3.1.D रिवर्स चार्ज। अगर एप्लीकेबल है तो 2B के बेस में, जो कि जनरेट हो चुका है 2B के बेस में, ये डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्ड में टेबल 4A 1 to 5, उसमें क्या एक्सक्लूड किया, 2 एक्सक्लूड किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो कि 2B में नहीं आ सकता, तो वो एक्सक्लूड किया है। एंड 4B2, ये क्या चीज है, 4B2 अदर रिवर्सल की बात करता है, विच मे इंक्लूड द क्रेडिट नोट। अगर मुझे सप्लायर ने क्रेडिट नोट इश्यू किया है बाय चार्जिंग द जीएसटी, तो आई हैव टू रिवर्स input tax credit, so that particular information will be auto populated in the 2B and based on that it will appear in 3B also. एडवाइजरी सेम चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां टेबल 3.1 में देख लेते हैं। एक्सपोर्ट का ये पॉपअप मैसेज था, पहले से आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे इंफॉर्मेशन मेरी आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्ड में इंफॉर्मेशन अपीयर होगी बेस्ड ऑन द जीएसटीआर1। अब 3.2, कोई इंटरस्टेट B2C या कंपोजिशन टैक्स पेयर या यूआईएन होल्डर को मेरी कोई सेल नहीं है, तो यहां पे ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। अब हम जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, दैट इज एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी में आप देख रहे होंगे 3.1 4A 1 2 3 4, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 5 में
कुछ आईटीसी का अमाउंट आ रहा है बेस्ड ऑन द जीएसटीआर 2B। एक बार यहां पे आप कर्सर को ले जाएं, क्लिक मत करें, सिर्फ कर्सर को लेके जाइए। यहां पे आपको दिखाई देगा आपने अमाउंट इतना एंटर किया है, सिस्टम कंप्यूटेड अमाउंट 16,744 रुपए, 16,744। एक बार इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, 10% से ज्यादा अमाउंट डालते हैं। जैसे ही मैं 10% से ज्यादा डालूंगा, एक ऑटो पॉपुलेटेड रेड कलर के बॉक्स में हमें एक अलर्ट मैसेज टाइप का अपीयर होगा। क्या नोट है? द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू is in variance greater than 10% with the auto populated data. The ITC or RCM liability has been auto populated based on the 2B. Please note any variance above 10% is in contravention of the rule 36 sub rule 4. Kindly recheck and then proceed. तो आपको ये चेक करना है। अब एक बात और बताना चाहता हूं, 2B में क्या गलती हम कर सकते हैं कि मान लो आपने प्रीवियस पीरियड में, प्रीवियस मंथ में या उसके पहले वाले महीने में आपने जो आईटीसी लिया था, वो आईटीसी आपने या तो 2A के अकॉर्डिंग लिया, या मान लेता हूं मैं 2A को इग्नोर किया बिफोर द टाइम बिंग, और आपने एक्चुअल इनवॉइस के बेस पर आपने आईटीसी लिया। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जो सप्लायर जिसका आपने एक्चुअल बेसिस में आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, हो सकता है जीएसटीआर1 अभी नवंबर में फाइल कर रहा हूं, एंड अगर वो नवंबर में फाइल करा है तो वो डेटा कहां पे अपीयर होगा? 2B में अपीयर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, यहां पे आईटीसी लेने के पहले ऐसा नहीं कि जितना आ रहा है उसमें 10% ऐड किया, आपको एक बार 2B जनरेट करके 1 by 1 चेक करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इनवॉइस का आईटीसी आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं और आप यहां पे डबल क्लेम कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स टू रूल 36(4), जो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। 1 by 1 बात करते हैं। अब यहां पे जैसे ही मैं यहां पे लूंगा, एक मिनट, वापस मैं 10% से ज्यादा ले रहा हूं, आप गौर करना, मैं कंफर्म कर रहा हूं, आप गौर करना। यहां पे जैसे ही मैंने 10% से ज्यादा लिया, पूरा जो टेबल 4 है वो रेड कलर में आ गया। यहां पे इंफॉर्मेशन मालूम चल गया, फॉर टेबल 3.1 and 2 इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू is in variance with auto populated data, liability has been computed on the basis of the GSTR1। सेम उन्होंने 3.1D एंड 4 के रिगार्ड में उन्होंने ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन आपने डाली है वो 10% से ज्यादा है। आई होप इट्स क्लियर। आप बॉटम में जाएंगे तो यहां पे सिस्टम जनरेटेड 3B आएगा। ये भी आपको काफी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आ रहा है उसका बेस क्या है। टेबल 3.1 में जो अमाउंट आ रहा है, टेबल 3.2 में जो अमाउंट आ रहा है, टेबल 4 में जो अमाउंट आ रहा है, और टेबल एक्सेट्रा बाकी जो टेबल्स में अमाउंट आ रहा है। अब यहां पे ऊपर तो उन्होंने समरी दी, लेकिन बाद में सेक्शन 2 में क्या दिया? डिटेल ब्रेकअप ऑफ दिया टेबल 3.1 एंड 3.2 ऑफ द जीएसटीआर 3B। उसके बाद में और अगर आप नीचे आएंगे, यहां पे ये डिटेल्ड ब्रेकअप देंगे ऑफ 3.1.C, ये तो 3.1.D, टेबल 3.2 का ब्रेकअप, और नीचे आएंगे तो आपको यहां पे मालूम चलेगा, दैट्स क्लियर। सेक्शन 3 क्या है? डिटेल ब्रेकअप ऑफ द वैल्यू अपीयरिंग इन द टेबल 4, so that you need to minutely analyze, and if there is a difference you can identify। अब अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा, मैं दो क्वेश्चन का एनालाइज करूंगा। पहला क्वेश्चन, डीम्ड एक्सपोर्ट जीएसटीआर 3B में कहां अपीयर होना चाहिए? कई सारे आर्टिकल शायद आपने देखे होंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट शुड अपीयर इन 3.1.B, बट मेरा व्यू यह था कि 3.1.B फील्ड का नाम क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई, और जीरो रेटेड सप्लाई जीएसटी में डिफाइंड है, ठीक है। सो इट मींस deemed export is not a zero rated supply, therefore it should appear in 3.1.A, which you can substantiate with this auto drafted detail। जो auto drafted detail आ रही है, मैं आपको एक मिनट हाईलाइट कर देना चाहता हूं। अगर आप ये देखेंगे, जो ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है, इसकी जो ब्रेकअप है 3.1.A का ब्रेकअप है, यहां पे 6C को भी क्लब किया गया है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रूल 36(4) जो है, जो 10% की बात करता है, उसके लिए बेस डॉक्यूमेंट 1 होना चाहिए, 2A होना चाहिए, या 2B होना चाहिए? सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सम अदर वीडियोस, बट विल लाइक टू शेयर माय व्यू ऑन दिस पॉइंट।
आईटीसी लेने का जो बेस प्रोविजन है वो सेक्शन 16 है। वो क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके लिए कौन सा रूल प्रिस्क्राइब्ड है? रूल 36, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। अब मैं 36(4) में आता हूं। वी ऑल नो दैट नॉट एक्सीडिंग 10%, जितना भी एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस व्हिच हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। अब उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा था? ये रूल कब आया था? ये रूल आया था 9 अक्टूबर 2019 को। उस टाइम हमारे पास 2B कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट था क्या? 2A अवेलेबल था। Therefore, in the circular 123, they have given the reference of the 2A. But actually आपको ये पैरा भी ध्यान रखना चाहिए सर्कुलर 123 का। This being a new provision, the restriction is not imposed through the common portal. अभी कॉमन पोर्टल के थ्रू रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया गया है। Therefore, it is the responsibility of the taxpayer that credit is availed in terms of the said rule, and therefore the availment of the restricted credit in 36(4) shall be done on self-assessment basis. उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा। अब एक क्वेश्चन के रेफरेंस में, क्वेश्चन नंबर 3 के रेफरेंस में, जहां पे 2A का जिक्र है, 2A उन्होंने कहा कि 2A आपको कौन सी डेट का लेना है? वो डेट का जो कि GSTR 1 का ड्यू डेट है। प्रॉब्लम क्या आती थी? प्रॉब्लम ये आती थी हमारे पास में 2A किसी पर्टिकुलर डेट का डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं था। तो दैट इज द रीजन, दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ need one document which should be the static in the nature, which should have the auto populated data, but वो कभी चेंज नहीं हो पर्टिकुलर ड्यू डेट के बाद में। दैट इज द सोर्स 2B का रिक्वायरमेंट था। सो आई कैन से what is the legal backing, and we know that rule 60 sub rule 7 and sub rule 8 has been amended wherein the provision of the 2B was inserted। अगर मैं सिर्फ आपको एक लाइन रीड करवाना चाहूं रूल 60 की सब रूल 7, auto drafted statement containing the details of input tax credit shall be made available। it means जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होगी टू द रजिस्टर्ड पर्सन? इन GSTR 2B फॉर एवरी मंथ इलेक्ट्रॉनिकली। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द बेस्ड वुड बी GSTR 2B, एंड जो अब हमारे लिए ITC लेना है वो 2B के बेस पर लेना है। क्या उसमें 10% ऐड करना है? 100% सर, कोई डाउट ही नहीं है इस पॉइंट पर कि we can add 10% if there is missing ITC, because जो 10% था वो रिक्वायरमेंट रूल 36(4) की है। I hope it's clear. Thank you very much. In case of any doubt, you are requested to ask in the comment section. We will revert at the earliest.